प्यारे बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। इस कविता के कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। तो आइए हम इस कविता को दोहराते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधन गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पानी। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब हम काव्यांश पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधन गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। शब्दार्थ है पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त बंधन रहित, पिंजर बंद पिंजरे में बंद, पुलकित यानी मुलायम नाजुक, पंख पर, कनक तीलियों यानी सोने की सलाखें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधन गा पाएंगे। अभी कविता के माध्यम से पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में, उन्मुक्त होना मतलब आज़ाद होना, तो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं। पिंजरे में बंद होकर हम कभी अपना गीत नहीं गा सकते या नहीं गा पाएंगे। मुक्त यानी आज़ाद, गगन यानी आकाश। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक यानी सोना, तीलियाँ यानी सलाखें, सोने की सलाखें। पुलकित यानी क्या? मुलायम नाजुक। तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों न हो, लेकिन उसकी तीलियों से टकराकर हमारे पुलकित यानी नाजुक मुलायम पंख टूट जाएंगे। आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। शब्दार्थ कटुक यानी कड़वी, निबोरी नीम का फल, कनक यानी सोना। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। जल यानी पानी। हम बहता जल पीने वाले यानी हम तो नदी झरनों का बहता जल पीने वाले हैं और हमें यह ऐसा बहता जल नहीं मिला तो हम पिंजरे में तो हम ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। अभी कटुक यानी क्या? कड़वी, निबौरी यानी नीम का फल। तो उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निबौरी खाना ही पसंद है, अपनी मेहनत से मिला हुआ खाना पसंद है, चाहे वह कटोरी सोने की क्यों न हो, लेकिन उन्हें गुलामी से मिला हुआ खाना पसंद नहीं है।
आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। शब्दार्थ: स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की कड़ियाँ, गति यानी वेग, तरु यानी वृक्ष पेड़, फुनगी यानी सबसे ऊंची टहनी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। अभी स्वर्ण श्रृंखला यानी क्या? तो सोने की कड़ियाँ, गति यानी वेग। तो सोने की कड़ियों में यानी पिंजरे में बंद रहकर पक्षी अपनी गति और उड़ान भूल गए हैं। वे अपने पंखों की शक्ति खो चुके हैं। पिंजरे में बंद रहने की वजह से वे उड़ने की कला को भी भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। पहले वह क्या करते थे? वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला करते थे, परंतु अब यह इच्छा उनके लिए एक सपना बनकर रह गई है। गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों को तोड़ दिया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। शब्दार्थ है अरमान यानी इच्छा, नभ आकाश, सीमा यानी क्या? अंतिम छोर, चुगना यानी चोंच से उठाकर खाना, तारक यानी तारों के समान। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। अरमान यानी क्या? इच्छा। तो पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएंगे। हाँ, नीले आकाश की सीमा तक, सीमा यानी अंतिम छोर तक हम पहुंच जाएंगे। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। और सूरज की किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे। तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे यानी तारक यानी क्या? तो तारों के समान। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। शब्दार्थ सीमाहीन यानी जिसका कोई अंत न हो, क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, तनती सांसों की डोरी यानी प्राण निकल जाना। आगे देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी पक्षी अंतहीन आकाश से अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, होड़ा होड़ी करना चाहते हैं यानी प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। उनकी इच्छा है कि वे उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाए और उसकी आखिरी छोर निकाले, आखिरी छोर ढूंढ निकाले। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पक्षी अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है। उड़ते हुए क्षितिज की सीमा तक चले जाना वे चाहते हैं। इस लंबी उड़ान में भले ही उनके प्राण निकल जाएं, फिर भी वे तैयार है। आखिरी पंक्तियां अभी हम देखते हैं। नीड़न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्दार्थ नीड़ यानी घोंसला, आश्रय सहारा ठिकाना, छिन्न भिन्न यानी नष्ट, आकुल यानी बेचैन, विघ्न यानी रुकावट।
नीड़न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। यानी पक्षी कहना चाहते हैं कि उन्हें रहने के लिए घोंसला या टहनी का आश्रय भी नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन वे क्या कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा यानी विघ्न न डालो। वे बेचैन होकर, आकुल होकर हम मनुष्य को वे कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्रता के रूप से उड़ना है। इस कविता द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि बंधन में रखकर कितनी भी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाएं, लेकिन स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से सभी कार्य कर सकते हैं। इस कविता में विशेषण और विशेषण यानी क्या, संज्ञा भी प्रयुक्त किए गए हैं। देखते हैं। कटुक निबौरी, स्वर्ण श्रृंखला, लाल चोंच, नीला नभ। तो यहाँ पर निबौरी यह विशेष है यानी संज्ञा है, उसका विशेषण क्या है, कटुक। श्रृंखला का विशेषण क्या है, स्वर्ण। चोंच कैसी है, लाल है यानी वह विशेषण है। नभ नीला है। तो इसके पहले हम विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम फिर एक बार विशेषण की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। विशेषण की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है, जो शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता यानी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में हमें जब अधिक जानकारी मिलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण देखते हैं। 2 टोपियाँ, 4 रुपए, मीठे आम। यहाँ पर संज्ञा क्या है, टोपियाँ हैं। तो कितनी टोपियाँ है, तो 2 टोपियाँ है। मतलब टोपियों के बारे में हमें जानकारी मिली है। क्या मिली है कि 2 टोपियाँ है, तो 2 ये क्या है, विशेषण है। रुपए कितने हैं, 4 हैं, तो 4 यह विशेषण है। आम कैसे है, मीठे हैं, तो मीठे यह क्या है, विशेषण है। विशेष्य, अभी विशेष्य यानी क्या हम जान लेते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण और विशेष्य, सफ़ेद गाय, पवित्र जल, 10 रुपए, हरा भरा। तो यहाँ पर गाय की विशेषता क्या बताई गई है, तो सफ़ेद रंग की है। गाय कैसी है, सफ़ेद रंग की है। तो यहाँ विशेष जो है वह गाय है और उसका विशेषण क्या है, सफ़ेद है। इसी तरह जल कैसा है, पवित्र है। मतलब विशेष जल है और पवित्र विशेषण है। रुपए कितने हैं, यह विशेषण है। बगीचा हरा भरा है, तो बगीचा जो है वह विशेष है यानी संज्ञा है और विशेषण उसका क्या है, हरा भरा। अभी विशेषण के भेद देखते हैं हम। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अभी गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है, यह हम जानते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष अर्थात रूप, रंग, स्वभाव आदि का ज्ञान हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब गुण, दोष, रंग, आकार आदि का हमें बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं,
गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, अच्छा, पीला, दयालु, मीठा आदि। गुणवाचक विशेषण के उदाहरण देखते हैं। फूल सुंदर है, यहाँ पर फूल कैसा है? सुंदर है, तो सुंदर यह गुणवाचक विशेषण है। वह दयालु आदमी है, आदमी कैसा है? दयालु है, यह गुणवाचक विशेषण है। सेब लाल है, तो सेब कैसा है? लाल रंग का है, तो लाल यह गुणवाचक विशेषण है। अभी देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। परिभाषा है, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिस विशेषण से किसी संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं, तो चिड़िया कितनी है? 5 है, तो यह 5 यह संख्या का बोध कराते हैं, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। रमेश के पास कुछ पुस्तकें हैं, यहाँ पर कुछ यह संख्यावाचक विशेषण है। मतलब उपर्युक्त वाक्यों में 5 और कुछ यह संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। अभी हम देखते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी क्या? तो जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा। यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध होता है, इसीलिए उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ देखो, 4 आम, 3 लड़के, तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। आम कितने हैं? तो 4 है। लड़के कितने हैं? 3 हैं, तो निश्चित संख्या हमें पता चल रही है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी हमें यहाँ निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। कुछ बच्चे, बहुत लोग, यानी बच्चे कितने हैं इसका हमें पूरा पता नहीं चलता, यह अनिश्चित है, इसीलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा, माप या तौल। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की माप, तौल आदि का ज्ञान हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी नाप, तौल का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, 1 लीटर दूध, 2 किलो चावल। यानी दूध कितना है? 1 लीटर है, यानी मात्रा दी गई है, मापना, तोलना, इसीलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण संज्ञा के निश्चित मात्रा, माप, तौल आदि का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है क्या? तो निश्चित परिमाण का पता चलता है। जैसे 2 किलो चावल और दूसरा वाक्य है 3 किलोमीटर रास्ता। तो यहाँ हमें निश्चित चल रहा है कि वह माप कितना है,
कितना रास्ता हमें काटना है यह निश्चित हमें पता है, चावल कितने किलो है यह निश्चित हमें मालूम है, इसीलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के परिमाण का बोध तो कराते हैं, परंतु उनसे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, यानी अनिश्चित परिमाण का बोध होता है यहाँ, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण है, कल बहुत पानी बरसा, मतलब पानी कितना बरसा है यह हमें पता नहीं है, अनिश्चित है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आज दूध वाले ने थोड़ा दूध दिया, मतलब हमें पता नहीं, थोड़ा मतलब कितना, 1 लीटर 2 लीटर, तो इसका पता नहीं है और इसीलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला है सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा देखते हैं। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया जाता है और वे किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के आगे प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह लड़का खेल रहा है, यहाँ पर संज्ञा क्या है, लड़का है, और लड़के के पहले जो सर्वनाम आया हुआ है वही विशेषण है। तो यह पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था, तो पेड़ यह संज्ञा है और पेड़ के पहले जो सर्वनाम आया हुआ है यही विशेषण है। अभी हम प्रश्न अभ्यास देखते हैं और प्रश्नों के प्रारूप पर नजर डालते हैं। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न है, पक्षी कैसे पिंजरे में बंद है? विकल्प है पहला लोहे के, दूसरा विकल्प लकड़ी के और तीसरा सोने के। देखो, प्रश्न ध्यान से पढ़ो, फिर उत्तर सोचो। पता चल रहा है? तो यहाँ पर उत्तर है जो 3 हैं सोने के, यह सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, फुनगी शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है लाल फूल, लंबी टहनी, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी। इसमें से जो तीसरा विकल्प है, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी, ये क्या है? सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, पिंजरे में रहकर पक्षियों के साथ क्या हुआ? विकल्प है पहला विकल्प उन्हें आराम से रहना पसंद आ गया, दूसरा है उन्हें अपनी तमाम चाहतें दबानी पड़ी, और तीसरा सोने की कटोरी में भोजन देखकर वे खुश हो गए। इसमें से सही विकल्प है दूसरा, उन्हें अपनी तमाम चाहतें दबानी पड़ी। चौथा प्रश्न है, अनाज का अधिक उत्पादन होना चाहिए, रेखांकित शब्द के विशेषण का भेद कौन सा है? अभी यहाँ विकल्प है, पहला विकल्प है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, और तीसरा विकल्प है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इन विकल्पों में से तीसरा जो विकल्प है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यह सही विकल्प है। पांचवा प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? विकल्प है पहला विकल्प है 4 किलो, दूसरा 12 गमले और तीसरा थोड़ा पानी। इसमें से दूसरा जो विकल्प है 12 गमले,
यह सही उत्तर है। नीचे दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प पुस्तक है, दूसरा है सफ़ेद और तीसरा विकल्प है जल। तो इनमें से विशेषण जो है वो दूसरा है सफ़ेद। यह क्या है? विशेषण है। प्रश्न 7, पक्षियों को नीम के वृक्ष की कड़वी निबोरिया खाना अच्छा लगता है। यह कथन सही है या गलत? तो ये जो वाक्य है यह कैसा है? सही वाक्य है, मतलब यह कथन सही है। प्रश्न 8, पक्षी अंतहीन आकाश से अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना नहीं चाहते हैं। यह कथन सही है या गलत? तो ये जो वाक्य है यह वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि पक्षी अंतहीन आकाश से अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, इसलिए ये जो कथन है यह गलत है। बच्चों, आज हमने कविता और विशेषण से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानकारी ली। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।